न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। थैंक यू। सर, आप बहुत ही अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इस रूप में जो हमारे आज का मतदाता का ग्रुप है आपसे संपर्क किया है, देश की वित्त मंत्री जी ने 1.5 महीना पूर्व जो लोकसभा पटल पर बजट रखा और वो ध्वनिमत से पारित भी हो गया, उसके बारे में क्या आपका सोच है, क्या कहते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इस चीज़ को, वित्त मंत्री जी काफ़ी सालों से देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगी हुई हैं और काफ़ी हद तक उनको सफलता भी मिली है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी चीज़ें और सुधारने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से ये शायद पहला बजट है कई सालों में जिसमें कि मिडिल क्लास के लिए कुछ सोचा गया कि टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट्स हमने बढ़ा दी, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इससे पहले अगर हम देखिए, 3 तरीके का आदमी होता है। एक तो हायर क्लास हो गई, एक मिडिल इनकम हो गया, मिडिल क्लास हो गई, और एक लोअर क्लास हो गई। तो लोअर क्लास के लिए भी बहुत कुछ है, दे रही है सरकार, भाई खाना भी दे रही है, बाकी चीज़ें भी हैं। और हायर क्लास को जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतना शायद ज़रूरत नहीं है जितना कि वो लोग ऑलरेडी इस ब्रैकेट में पहुँच गए हैं कि उनकी ऑलरेडी काफ़ी ग्रोथ हो रही है। तो अब रह गया ले दे के मिडिल क्लास के लिए पहली बार हमें ये लगा कि हाँ, शायद वित्त मंत्री ने हमारे बारे में भी सोचा, या प्रधानमंत्री जी ने, या भाजपा सरकार कहें हम, कि शायद पहली बार सोचा गया। और मैं समझता हूँ इसकी वजह से एक इकोनॉमी में बूस्ट भी मिलेगा, क्योंकि जब डिस्पोजेबल इनकम मिडिल क्लास के पास रहेगी तो वो खर्च भी करेगा, वो खर्च करेगा तो इकोनॉमी में पैसा आएगा, इकोनॉमी में आएगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी। जहाँ तक अब कितना इम्पैक्ट इसका आता है, अल्टीमेटली हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को 5 में से 3 नंबर पे ले जाने की सोच रहे हैं, तो जीडीपी तो बढ़ानी पड़ेगी उसके लिए। तो अब देखते हैं, मतलब कुछ समय और चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और आने वाले वर्षों में होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सर, वित्त मंत्री जी ने जब ये बजट 12 लाख का और 12,75,000 की बात कही, तो उन्होंने ये भी कहा था कि राजस्व को 1 लाख करोड़ का घाटा होगा। करेक्ट। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या लगता है कि वो सरकार किस रास्ते से वो घाटे को पूरी करने की कोशिश करेगी? देखिए, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस में हो सकता है घाटा लगे सरकार को, लेकिन ये रिलीफ भी मिलना बहुत ज़रूरी था मिडिल क्लास को, क्योंकि मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा पिसता है। यस यस यस। लेकिन हाँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो कलेक्शन है, अगर आप देखें तो मेन मकसद तो ये है कि भाई सरकार का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। तो सरकार का रेवेन्यू चाहे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से बढ़े या इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से बढ़े, तो अल्टीमेटली बढ़ तो रहा है। जीएसटी में काफ़ी अच्छी कलेक्शंस आ रही है मेरे ख्याल से। अब जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ रहा है, मार्च एंड हो गया है, अप्रैल में हम लोग बैठे हुए हैं, शायद 2 लाख करोड़ के आसपास का मंथली कलेक्शन आया है, 1.98। काफ़ी बढ़ चुका है। हाँ, काफ़ी बढ़ गया। तो कभी 70-75 लाख 70-75 हज़ार करोड़, 1 लाख करोड़ का टारगेट होता था। हाँ, अब 2 लाख को हम छू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार वहाँ से अपना पूरा कर रही है राजस्व, और वो हो भी जाएगा। जी जी जी। और सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, हम ये नहीं कह सकते कि सरकार अपनी तरफ से काम नहीं कर रही है, और अच्छा काम कर रही है। सर, जनता का एक सवाल ये है जी कि जो मिडिल क्लास को ये 12 लाख का रिजिम दिया गया है, उससे सेविंग या जो डिडक्शन मिलता था सेविंग के लिए, एफडी के लिए, उसका रुझान कम होगा, पॉलिसी कम लेगी, तो कुछ फर्क पड़ेगा सर इसमें? किस चीज़ में, मतलब किस चीज़ से? जैसे कि टैक्स बचाने के लिए लोग एफडी कराते थे। देखिए, ये न्यू रिजीम में है, जो भी इन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं, ये न्यू रिजीम में दिए हैं जी। और पहले से भी ये बात सरकार कहती आ रही है कि लोगों को इनकरेज कर रहे हैं ये लोग कि भाई आप न्यू रिजीम में शिफ्ट होइए। और न्यू रिजीम में ये जो टैक्स सेविंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी कोई वैल्यू रह नहीं जाती है, क्योंकि जो भी स्लैब्स शुरू होते हैं वो सीधे उसके बाद शुरू हो जाते हैं और हमें इनका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। जहाँ तक रही बात, मैं समझता हूँ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे तो फ़र्क नहीं आना चाहिए लोगों का। एफडी पे आएगा, एफडी पे आ सकता है, क्योंकि लोग क्यों चाहेंगे कि भाई टैक्स सेविंग में पैसे को फंसाया भी जाए, उसमें इंटरेस्ट रेट भी कम होता था। तो अब नॉर्मल एफडीज होंगी, या फिर लोग म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी बहुत अट्रैक्ट, म्यूचुअल फंड की तरफ जाएंगे, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आजकल लोग, क्योंकि वहाँ रिटर्न्स की उम्मीद ज़्यादा है एफडी के अकॉर्डिंग। और इवन अगर हम आज की करंट सिनेरियो देखें तो शायद गोल्ड सिल्वर भी एक अपने आप में बहुत अच्छा ऑप्शन है लोगों के पास कि उसमें इन्वेस्ट करिए तो रिटर्न्स अच्छे आएंगे। तो मेरे ख्याल से स्मॉल सेविंग्स पे फ़र्क पड़ेगा अब लोगों की। जो लोग पहले स्मॉल सेविंग्स एक फोर्स्ड सेविंग्स होती थी ना, वो अब वो बिल्कुल सेफ होती थी।
अब इसका नतीजा ये होगा कि लोग थोड़ा सा रिस्क में जाएंगे अब रिस्क में, और लेकिन शायद भविष्य में उनको फायदा भी हो सके। देखिए, रिस्क का तो बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, हायर द रिस्क मोर द बेनिफिट। तो अब रिस्क ज़्यादा लेंगे तो बेनिफिट भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इन चीज़ों के उतना फेवर नहीं करता। कहीं ना कहीं इस बहाने जो एक फोर्स्ड सेविंग होती थी, एक जो सेफ सेविंग होती थी ना, वो चीज़ से आदमी हट रहा है। सरकार को भी पैसे आते थे उससे, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसे नहीं आते थे, लोग मजबूत रहते थे, लोग मजबूत भी रहते थे इंटरनली। अब आप देखिए, आर्थिक मंदी हुई, आर्थिक मंदी में हमारा देश इतना क्यों नहीं पिसा, क्योंकि उनके पास अपनी सेविंग्स थी। तो जो वो फोर्स्ड सेविंग्स कह लीजिए या एक स्मॉल सेविंग्स कह लीजिए, उसकी वजह से लोगों ने अपने आप को उबार के ले गए। लेकिन अगर यही पैसा बाहर रिस्क में लगा रहेगा तो शायद दिक्कत हो सकती है। तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। सरकार को मैं समझता हूँ कि न्यू रिजीम के अंदर भी भले ही थोड़ा टैक्स स्लैब आप बढ़ा दो, आप थोड़ा टैक्स बढ़ा दो, लेकिन मैं समझता हूँ इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहिए था। उससे सरकार के अपने फंड पे भी फर्क पड़ता है, जहाँ तो मैं मेरे भाई वो एफडी करते हैं, सरकार की पूंजी बढ़ती। करेक्ट। अब शायद सरकार उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट देने के इंटरेस्ट मूड में नहीं होती, इसीलिए चीज़ लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, सोच अपनी अपनी है। पहले की सरकारें चलती थी, वो शायद सोच दूसरी थी। आज ये सरकार है, ये नई सोच से चल रही है, शायद देश का भला इसी में हो। देखते हैं, सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए मेरे ख्याल से कि पर्सनल सेविंग होनी चाहिए। सेविंग्स के ऊपर सेविंग्स के ऊपर कहीं ना कहीं जोर होना चाहिए। राइट सर। भाई हमारी देखिए, देश की जो इकोनॉमी है अभी भी पैरेलल इकोनॉमी से ऊपर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत सारी जनता ऐसी है जो कि शायद साल के 10 लाख रुपए भी नहीं कमा सकती। यहाँ तक कुछ डेटाज हैं, कितने ऑथेंटिकेटेड डेटाज हैं कि जो आदमी हिंदुस्तान में आज रफली अराउंड 5 लाख रुपए साल कमा रहा है, वो शायद हिंदुस्तान की टॉप 10% में है। राइट। तो उन लोगों के लिए अगर हम इस तरीके से करेंगे तो शायद उस सेविंग्स का उनके पास कोई चार्म नहीं रहा। तो वो चार्म नहीं खत्म करना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना। उसके बारे में सोचना चाहिए, सरकार को। सर 2 बड़ा सवाल और भी था, बस 5 मिनट आपको बोल लेंगे सर। जी। वो बड़ा सवाल ये था कि इस बजट में निवेश, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये समझिए कि सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान के साथ सैकड़ों योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है सर। जी। तो आपको क्या लगता है सर कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको कितना मजबूती से और इस बार बल दिया गया है? देखिए, एमएसएमई सेक्टर को देखिए मजबूत करने की कोशिश तो हो रही है। आखिर हिंदुस्तान की रीढ़ तो वही है। अगर हमारी मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो अंदर से एक जो डिमांड होती है ना, वो डिमांड नहीं क्रिएट होगी, सप्लाई भी नहीं आएगी उस तरीके से। डिमांड तो रहेगी, लेकिन सप्लाई जब तक नहीं आएगी तो वो इंडियन इंडस्ट्री ही दे, ज़्यादा अच्छा है एमएसएमई दे, तो उससे बल मिलता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है उससे। बाहर की प्रोडक्ट्स कब तक लाके, अब तो अमेरिका ने भी अब तो टैरिफ्स बहुत बढ़ा दिए, काफ़ी बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी इंटरनल डिमांड अच्छी होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो एमएसएमई के लिए मेरे ख्याल से अच्छे स्टेप्स लिए हैं सरकार ने। सर एमएसएमई में लोन की सीमा दुगनी कर दी गई है और टर्नओवर 500 करोड़ मैक्सिमम कर दिया गया है और बहुत सारी छूट की रिजीम दी गई है। तो ये बेहतर स्टेप है, मेरे ख्याल से बेहतर स्टेप है, क्योंकि देखिए इसी से होगा ना भाई, अगर आप एमएसएमई को बढ़ावा देंगे तभी यहाँ इंटरनली जो डिमांड है उसको सप्लाईज मीट आउट कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सरकार का ही अच्छा कदम है। एमएसएमई पे अच्छा सरकार का जोर होना भी चाहिए और वो शायद कोशिश भी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। सर इसमें एक क्लॉज शायद पहले भी था लेकिन इस बार इम्प्लीमेंट किया गया है कि जो भी एमएसएमई से परचेजिंग करेंगे 45 डेज में वो उनको पैसा देना होगा, नहीं तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो क्या बड़ी कंपनियां थोड़ा कटेंगी इससे? देखिए दोनों इम्पैक्ट है, बड़ा दोधारी तलवार है ये। जी कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि एमएसएमईज के लिए फायदा है ये। तो भाई अल्टीमेटली एक पेमेंट का हमेशा प्रॉब्लम रहता था। जी भाई हमने बड़ी कंपनी के साथ काम कर लिया या किसी भी कंपनी के साथ काम कर लिया, हमारे पेमेंट 3 महीने नहीं आ रहे, 4 महीने नहीं आ रहे। अगर अब समस्या आएगी उन लोगों को कि अगर खर्चा अलाउेबल लेना है, उनको खर्चा क्लेम करना है, तो उन्हें कहीं ना कहीं पेमेंट टाइम से करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ इसके अंदर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि ये बात सही है कि सारे नॉर्मली हम लोगों के पास प्राइवेट ऑडिट्स ही होते हैं। तो लेकिन अगर हम लोग पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि भाई एमएसएमई के इसको पेमेंट नहीं दिया गया, तब तक वो फिर हाईलाइट भी नहीं होगा।
तो हाईलाइट कराने की जिम्मेदारी एज अ प्रोफेशनल शायद हमारे ऊपर ही है कि कंपनीज कितना उसको फॉलो कर रही हैं। अच्छा कदम है, इससे पेमेंट्स आएंगी, छोटी इंडस्ट्री को जो वर्किंग कैपिटल की समस्या आती है वो उससे पूरी होने के चांसेस हैं। लेकिन अब कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है, हमेशा हिंदुस्तान में ये चीज़ समस्या रहती है कि इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली उसका बेनिफिट पूरा हम लोगों को मिल पा रहा है, हम लोगों से मतलब एमएसएमईज को मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, वो एक अपने आप में सवाल रहेगा। वो शायद आने वाले समय में और 2 साल में शायद स्थिति पता लगेगी कि भाई इसका कितना इम्पैक्ट आया। लेकिन एमएसएमई के लिए फायदे वाला है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये चीज़ें फायदे वाली एमएसएमई के लिए बिल्कुल फायदे वाली, दूसरे को भले दिक्कत हो लेकिन उस सेक्टर को फायदा है। बिल्कुल फायदा है, बिल्कुल फायदा। अच्छा सर, एक सवाल जिसके लिए मैं काफ़ी संघर्ष कर रहा हूँ। वित्त मंत्री जी के साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, बड़े अनुभवी फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं। इस बजट में बहुत कुछ समाहित किया गया, लेकिन एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अमित जी क्या कुछ और ऐड ऑन कर लेते, ये बजट और सुंदर हो जाता और बेहतर हो जाता आपके अनुभव के हिसाब से? देखिए, मेरे ख्याल से पीछे भी कई सालों से वित्त मंत्री जी कोशिश कर रही हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है उसको सॉर्ट आउट करने की, कि जो इंटरनल डिमांड जो क्रिएट हो रही है चीज़ों की, क्या हम उसकी सप्लाई अपने यहाँ हिंदुस्तान में पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उस नज़रिए से अच्छे काम हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आगे भी चलते रहेंगे। और क्या कर सकते थे इसके लिए, देखिए अभी भी बहुत कुछ है। जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ तो सोशल, सर ये विषय उद्देश्य ही मेरा, हाँ, सोशल सिक्योरिटी हिंदुस्तान में अभी कहाँ है वो समझ नहीं आता। मैं तो कहता हूँ कि आप टैक्स रेट और बढ़ा दीजिए, 2 चीज़ों की जिम्मेदारी ले ले सरकार, कम से कम टैक्स पेयर्स के लिए तो ले ले। जो टैक्स पेयर्स दे रहे हैं उनको एजुकेशन का और मेडिकल फैसिलिटीज, इन 2 चीज़ों की सरकार जिम्मेदारी ले ले और टैक्स रेट बढ़ा दे। मुझे 50% टैक्स देने में कोई समस्या नहीं है अगर सरकार इन चीज़ों की जिम्मेदारी ले ले। तो अभी मैं समझता हूँ सोशल सिक्योरिटी की तरफ अभी इस सरकार को कदम और बढ़ाना चाहिए। शायद जनता बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है इस देश की, वहाँ से समस्या आती होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर्स हैं उनको प्रेफरेंस तो दे सकते हो आप। भाई आप एक तरफ रिजर्वेशन की बात करते हो कि भाई इस कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, तो भैया टैक्स पेयर भी है ना एक, टैक्स जिससे देश चलता है, जिससे देश चलता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स दे रहा हो या इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा हो। इनडायरेक्ट टैक्स का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी लोग टैक्सेस दे रहे हैं। लेकिन क्या ये सबको नहीं पता कि डायरेक्ट टैक्सेस में भी बहुत जबरदस्त सबका कंट्रीब्यूशन है। तो कम से कम जो डायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं सर, उसमें 2 बड़ी बातें आपने कौन, दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ। जी। अच्छा सर, एक सवाल और भी था, जो पार्टनरशिप फॉर्म है उस पर टैक्स का पैसा ज़्यादा है अभी भी। जी कुछ डिमांड करना चाहेंगे इसको, टैक्स को? मैं समझता हूँ कि पार्टनरशिप फॉर्म्स को भी क्यों ना हम कंपनीज के टैक्सेशन रेट पे यस, तो जब आप सारे आपने स्लैब्स चेंज कर दिए, भाई प्रोप्राइटर के भी ठीक है, हमने इंडिविजुअल स्लैब बढ़ा दिया, हमने कंपनीज को 25% टैक्स पे लिया है, और भी इसमें कैटेगरीज हैं, हम डिटेल में नहीं जा रहे। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म क्या कारण है कि वो 30% पे ही है। पार्टनरशिप फॉर्म करके किसी आदमी ने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया। भाई जो लोग, पहले तो ये कंसेप्ट था कि भाई जो लोग अभी आरओसी कंप्लायंस से बचना चाहते हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म बना लेते थे, और अब तो ऐसा लग रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म तो मैं समझता हूँ कोई भी नहीं बना रहा। मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं खत्म होती जा रही है, पार्टनरशिप फॉर्म की बात ही नहीं करते। तो इसलिए नहीं बात करते कि टैक्सेशन रेट ज़्यादा है। मैं समझता हूँ इनके ऊपर भी टैक्सेशन रेट कंपनीज के बराबर आ जाए। बराबर है। अमित अग्रवाल जी, बस 2 सवाल और मुझे पता आपको जाना है। जी। सर, जो जीएसटी है अभी तक इसका ट्रिब्यूनल नहीं बना, 2017 में बन चुका था। जी। उससे बहुत पैसा विवादों में है जी। और हाई कोर्ट की भी स्थिति बड़ी, एक तरह से उसकी संख्या बल बढ़ता जा रहा है केसेस का, तो ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए इनको। बिल्कुल बनाना चाहिए जी। एक आपने जैसे इनकम टैक्स में होता है कि भाई आपने CIT अपील है, उसके बाद आपके कहते हैं ट्रिब्यूनल है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट है। हाँ। तो हम ट्रिब्यूनल की क्यों नहीं सोच रहे GST के अंदर, या हो सकता है अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा हो। सोच तो होगी जरूर, सरकार बहुत अच्छा सोचती है, ऐसी बात नहीं है, होगी सोच ये वाली, लेकिन अभी तक ट्रिब्यूनल ना देके हमारे लिए असेसी के लिए, या कहिए कि एक व्यापारी के लिए उन्होंने एक ऑप्शन कम कर दिया है। और नेचुरली विवाद तो बढ़ेंगे ही, और GST डिपार्टमेंट उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, जिस तरीके से काम हो रहे हैं वो थोड़े दिक्कत वाले तो हैं। बिल्कुल और पारदर्शी होना चाहिए, उसको मन मर्जी का काम चल रहा है फिलहाल तो। जी। सर, फेसलेस सरकार का बहुत बड़ा वो निर्णय था
उससे क्या मतलब मजबूती आ रही है एसएससी को? देखिए, मैं फिर कहूँगा ये बड़ा डिबेटेबल इशू है। जी जी, बड़ा लंबा हाँ, इसको ये कहना बड़ा मुश्किल है एक लाइन में या दो लाइन में कि फेसलेस से फ़ायदा किसको हुआ। जी, जी, एसएससी को फ़ायदा हुआ या सरकार को फ़ायदा हुआ? मैं तो कहूँगा एसएससी से ज़्यादा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एसएससी से ज़्यादा उसका फ़ायदा सरकार को हुआ। सरकार को फायदा। सर, एक अभिव्यक्ति करने का अधिकार तो होना चाहिए, फेस बिल्कुल टू होना फेस। चाहिए कि एक, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ फेसलेस हो जाना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में है। और हम लोग फेसलेस के में जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी एक ऑप्शन आता है, उसका मेरे को तो कोई आज तक खास समझ नहीं आया। इवन जो सामने अधिकारी होता है वो अपनी फेस तक तो दिखाना नहीं चाहता। जी 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 जी। पता नहीं हम लोग क्या कर लेंगे या एसएससी क्या कर लेगा फॉर दैट मैटर कि भाई उसको अप्रोच कर लेगा। ऐसा कहाँ होता है? मुझे यही नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूँ। और ये बात भी सही है कि जिस समय आप बल्कि डॉक्यूमेंट देते हो, इतना डॉक्यूमेंट जब जाना होता है रिप्लाईज में, आप कहीं भी पता करिए वो प्रिंट आउट तक तो निकालते नहीं है, निकालते नहीं। और उतनी सारी बातों को कैसे बात करेंगे? वो समझाएगा कैसे? उसको समझाएगा कौन कि हमने इस चीज का सार यहाँ लिखा हुआ है, आपको ये पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। वो फेस टू फेस बैठ के होता था। तो एक अधिकार देना चाहिए एसएससी को। अधिकार देना चाहिए मेरे ख्याल से। जो जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसमें एसएससी को अधिकार दे दीजिए, उसको ऑप्शन दे दीजिए कि वो फेसलेस में जाना चाहता है या अपने जाओ पे जाना चाहता है। दोनों में से जो भी उसको जो उसको अच्छा लगे, जो उसको उचित लगे वो करे ना। हमें हमारे ऊपर ऑप्शन होना चाहिए ना, ये सरकार की तरफ से क्यों थोपा हुआ होना चाहिए? राइट सर। तो वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। जो बड़े एसएससीज हैं वो समस्या फेस कर रहे हैं, शायद छोटे एसएससी को इतनी समस्या ना आती। नहीं है, क्योंकि दोनों ऑप्शन होना चाहिए, चाहे दोनों फेसलेस option होते या हैं। फिजिकली। हाँ, एसएससी के ऊपर छोड़ दो। राइट सर। सर, काफ़ी अनुभव है। लास्ट सवाल है, गाजियाबाद में आप बैठते हैं, क्या गाजियाबाद को इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहिए जैसे एक समय था बहुत पहले? नोएडा कितना आगे बढ़ गया? देखिए, ना कौन बोलेगा, कोई भी नहीं जी। भाई। यहाँ पर स्वदेशी पॉलिटिक्स का इंडस्ट्रियल एरिया था, साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया था, गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया था। फॉर दैट मैटर अगर आप आगे चले जाइए इस साइड में, अलीगढ़ की साइड में, यहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे। वो सब खत्म हो गए, सब खत्म। क्योंकि यहाँ पर शायद उसका रीज़न उस समय था यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, भय था, पलायन इसीलिए हो गया। हाँ, तो लोग यहाँ से चले गए। तो उनको वापस लाने के लिए योगी जी को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पर वापस गाजियाबाद के इतने बाद में बना नोएडा, इतना आगे पहुंच गया, बहुत आगे चला गया सर। गुड़गांव कितना आगे चला गया। तो इसका मतलब उनको सेफ एक एनवायरनमेंट मिला ना, लोगों ने काम किया। तो यहाँ पर आज भी कितनी इंडस्ट्री है बंद पड़ी है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आप रोड्स की हालत देख लीजिए, रोड्स होनी चाहिए ना उस हिसाब से। तो अपील करना चाहेंगे योगी जी से? मैं योगी जी से अपील करना चाहूँगा कि योगी जी, आप गाजियाबाद जब भी आए तो यहाँ पर किस तरीके से हम अपने इंडस्ट्रियल एरियाज़ को, इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ के इन्वेस्टर्स कैसे लाए जाएं, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। बहुत ज़मीन है यहाँ पर, लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लोग यहाँ करना चाहते हैं। यहाँ के सारे लोग, यहाँ के जो जितने व्यापारी थे तो दिल्ली चले गए, या कहते हैं उन्होंने नोएडा, गुड़गांव वहाँ सेटअप कर लिया, या और इंटीरियर में चले गए यहाँ से। लेकिन सब चले गए यहाँ से। यहाँ पे एक मतलब पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, बिल्कुल है, पोटेंशियल है। लोगों के पास यहाँ पैसा है और यहाँ लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन शायद अभी वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि डर का माहौल है। अब मेरे ख्याल से डर का माहौल तो नहीं है, लेकिन शायद एक इंसेंटिव देने की ज़रूरत है कि लोग वापस इधर आएँ और अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें। सर, बिल्कुल लास्ट सवाल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ उनसे मांग करना चाहेंगे? मैं तो बस यही मांग करना चाहूँगा कि सब मिला के सब चीज़ें अच्छी हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून, भाई टैक्स पेयर्स के लिए कुछ तो मिलना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी की मैंने बात की अभी, वो बड़ी बात है आपकी। वो मैं समझता हूँ कि देखिए, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं, कि जब तक प्रधानमंत्री जी की इस पे इच्छा नहीं होगी या प्रधानमंत्री जी इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो शायद ये चीज़ इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाएगी। लेकिन सोशल सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमी है। बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ में टैक्सेशन का रेट भी है, यहाँ भी टैक्स कोई कम तो है नहीं, लेकिन उस हिसाब से टैक्स पेयर्स को कोई फायदा नहीं। ये बड़ी चीज़ मोदी जी पूरी। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और आपको भगवान लंबी आयु दे, लेकिन इस बारे में भी सोचें। सर, बिल्कुल लास्ट, जो आपका प्रोफेशन है इसमें रिजर्वेशन नहीं है, इसमें कहीं कुछ चीटिंग नहीं होती है, तो इतनी बहुत वर्ष पूर्व कैसे मन में बात आया? ये युवाओं के लिए सवाल है
दोबारा से मैं समझ नहीं पाया क्या सर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन है जी जी वो इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। जी जी इसके अंदर कहीं भी पेपर लीक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आज भी बड़ा सम्मान है। जी 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 तो बहुत पहले आपने सर ये कैसे प्लान किया, कौन सा ड्रीम आपने पाला था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? अगर मैं युवाओं के लिए सवाल है सर। मैं अगर सही बताऊं तो जब मैं शायद 7th या 8th क्लास में ही था, 8th में? हाँ, तब उस समय मेरे पास इंस्पिरेशन थी कि भाई मेरे कुछ रिलेटिव्स जो है सीए बने हुए थे। तो अच्छा नया नया प्रोफेशन था उस समय, तो ये लगता था कि भाई सीएस के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आगे हिंदुस्तान बढ़ेगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी काम होगा। तो एज अ प्रोफेशनल मेरे तो तब का ड्रीम है 8th में जब आप 8th क्लास में कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। तो भाई ये तो आज लेकिन हाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एज अ प्रोफेशनल मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ मैं कि शायद इतना आसान नहीं रहा अब नए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अपना प्रोफेशन सेटअप करना, अपने लिए नए तरीके से ऑफिस चलाना, क्योंकि कंप्लाइंसेस और एग्जीक्यूशन और उनकी जो कॉस्ट है ना वो इतनी बढ़ गई है कि वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज जो भी क्वालिफाई करके निकलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी सबसे पहले ड्रीम होता है एक अच्छी गाड़ी हो, मोबाइल हो, घर हो। तो भाई प्रोफेशन से कैसे आएगा, समय लगेगा, उसमें तो समय लगता है। हमारे टाइम में 5 से 7 साल का एक जस्टेशन पीरियड बोला जाता था कि इतना टाइम तो लगेगा। आज कम से कम 10 साल, और इतनी तो किसी के अंदर पेशेंस ही नहीं है। तो माँ बाप के भी घर से भी वही प्रेशर्स होते हैं, आप 25, 26, 27 साल में सीए बन के निकलते हो जब, 10 साल कहाँ आएंगे उसके पास, तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैक्सिमम लोग आजकल जॉब में जा रहे हैं, लेकिन अच्छा प्रोफेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं, सम्मानित प्रोफेशन है। और मेरा बेटा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी मेरे साथ सबसे बड़ी बात है बहुत कम उम्र में आपने निशांत को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया। मेरी वाइफ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जी जी तो हम लोग कर रहे हैं कोशिश प्रोफेशन में बने रहने की, जमे रहने की, और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी है। लेकिन देयर इज ऑलवेज अ चांस टू गेट बेटर। सर नंदा जी को कुछ शुभकामना देंगे? नंदा जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नंदा जी हमारे इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं पर्सनली तौर पे। और मैं तो यही चाहूँगा कि वो अपने कार्यकाल में इंस्टीट्यूट की गरिमा को बनाए रखें और भी ज़्यादा जो है नई ऊंचाइयों पर पहुँचे हमारा इंस्टीट्यूट। चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे आपसे बात करेंगे। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार।